नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज के स्पेशल क्लास ESIC स्पेशल क्लास 4 स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और वीडियो को शुरू में देखने से पहले लाइक ज़रूर करना और आगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम ESI में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको ये टेस्ट सीरीज़, और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। NHM, CHO, GMCH, DSSB, RRB और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो चीफ साइट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ पे चीफली प्रेजेंट रहती है, उसका राइट आंसर क्या है हम देख लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ओवेरियन प्रेगनेंसी एंड डी सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन एज ओवेरियन डक्ट, ठीक है ना। ओवेरियन डक्ट भी बोल सकते हैं ट्यूबल को, ओवेरियन डक्ट, या हम इसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जो डेज़ में पूछा गया है, कई बार मंथ्स में या वीक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देती हूँ। 4 ऑप्शन है, 250 डेज़, 300 डेज़, 280 डेज़ एंड 365 डेज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 280 डेज़। आपका यहाँ पे मिसप्लेस हो गया है, तो आप थर्ड नंबर देख लेना। थर्ड नंबर 280 दिन, ठीक है। 280 दिन नॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं यहाँ लिख रही हूँ 100%। जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे नोट डाउन करने के लिए, नोट्स बना के रखना आपने, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब कि अगर मदर का जो ब्लड है नेगेटिव है, अगर मदर पॉजिटिव होती है ना तब नहीं देखते ये। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है तो जो चांसेस हैं कि बच्चे का पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर फादर का पॉजिटिव है तो चांसेस हैं यहाँ पे बच्चे के पॉजिटिव होने के, तो इसलिए हम मदर को प्रोफाइलैक्सिस देते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, एंटी-डी का इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी टू चाइल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी टू मदर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द चाइल्ड, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द मदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी टू द मदर, ठीक है। हम मदर को देते हैं 28 वीक्स पे। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% ही एग्ज़ाम में आएगा, नोट डाउन कर लेना आप। और जो पूछ सकते हैं आपको, एंटी-डी का इंजेक्शन मदर को कब दिया जाता है? मदर को इसे 28 वीक्स में दिया जाता है, ठीक है। 28 वीक पे दिया जाता है, और इसका फर्स्ट डोज है ये, ठीक है। सेकंड डोज कब दिया जाता है? सेकंड डोज बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। और कब दिया जाता है? विदिन 72 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हम एंटी-डी का इंजेक्शन बच्चे को नहीं देंगे, बट अगर मदर का नेगेटिव है और बच्चे का जब बर्थ हुआ उसका अगर पॉजिटिव हुआ तो बच्चे को विदिन 72 मैक्सिमम है ये, लेकिन तो आफ्टर बर्थ ही दे देते हैं। बच्चे की बर्थ के तुरंत बाद ही एंटी-डी का इंजेक्शन दे देते हैं, कुछ घंटे के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट में बता रही हूँ, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि कितनी देर में देना है, लिमिट आएगी कि कितने टाइम के अंदर अंदर बच्चे को इंजेक्शन देना है। तो आपको लिखना है 72 आवर्स के अंदर, विदिन 72 आवर्स बच्चे को हमें एंटी-डी का इंजेक्शन देना है, वो भी सेकेंड डोज है ये, ठीक है। फर्स्ट डोज मदर को, सेकेंड डोज बच्चे को, ओके। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है टॉर्च इन्फेक्शन। ये जो टॉर्च है ये लाइट देखने वाली टॉर्च नहीं है, ये टॉर्च एक इन्फेक्शन के लिए मेंशन किया गया है, इसकी कोई फुल फॉर्म है, ठीक है। तो टॉर्च में क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। T for
टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है टेटनस, टेटनस रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे टॉर्च में एक ही टी आया है, एक ही बार आया है टी, और टी का जो राइट आंसर है वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ डिफाइंड एज मिनिमम ब्लड लॉस। यहाँ पे बोला है पोस्टपार्टम हेमरेज जो उसकी डेफिनेशन है वो कब डिफाइन होता है, जब मिनिमम ब्लड लॉस 500 होता है, कम से कम मतलब कम से कम 500 ml मिनिमम की बात करिए, ठीक है ना। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, किसी पर्सन में कोई लिमिट नहीं है पोस्टपार्टम पीपीएच होने की, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है वो 500 ml है, राइट आंसर इसका। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यहाँ पे बोला गया है राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाई, जो सर्विक्स की राइपनेस होती है लेबर के टाइम पे, यहाँ पे लेबर की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल में सर्विक्स राइप नहीं होती है, ठीक है। लेबर के टाइम पे जो सर्विक्स की राइपनेस होती है, राइपनेस मतलब फुलनेस, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, उसको कैसे असेस किया जाता है। यहाँ पे 4 स्कोरिंग दे रखी है दोस्तों, इसमें से कोई एक राइट आंसर है। अपगार्ड स्कोर, डाउन स्कोर, बिशप स्कोर एंड न्यू बलार्ड स्कोर। अपगार्ड स्कोर एंड न्यू बलार्ड स्कोर तो बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम आफ्टर बर्थ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिशप स्कोरिंग। बिशप स्कोरिंग हम मदर में लेबर के टाइम पे करते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन इफेसमेंट को देखने के लिए, बच्चे की फीटल हार्ट रेट को चेक करने के लिए, ठीक है, एंड बेबी का कौन सा प्रेजेंटेशन है और पोजीशन है ये चेक करते हैं हम बिशप स्कोर में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज़ असेस्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रेगुलर ही ब्लड शुगर मॉनिटरिंग पे रखना है, ठीक है। एट होम, हॉस्पिटल की या घर की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनरल एक बात करी गई है कि जो लॉन्ग टर्म हम ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, तो हम कैसे एस्टिमेशन इसका असेस कर पाएंगे कि वो ब्लड शुगर इसका कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड में है। तो 4 ऑप्शन है HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HbSAg, ठीक, सॉरी HbSAg नहीं है, HbA1ac, ठीक है। HbA1ac जो है ये जो 3 महीने का जो होता है ना, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा। HbA1ac जो है उसका ब्लड ग्लूकोज कितने टाइम के लिए एस्टिमेट करते हैं हम, इसमें है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पूछ लिया जाएगा या 90 डेज़, ठीक है। यहाँ पे 90 डेज़ का जो ब्लड शुगर होता है उसका एस्टिमेट करा जाता है, या 3 मंथ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लैक ऑफ बावल साउंड इन इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में भी साइन ऑफ, ठीक है। एक पेशेंट है, सर्जरी से आया है, ओटी से ट्रांसफ़र किया गया है जस्ट पोस्टपार्टम केयर यूनिट में, और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो बावल साउंड है वो लैक ऑफ बावल साउंड है, तो ये किसका साइन हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेट हो सकती है, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, या सेकेंडरी हैमरेज हो सकता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है पैरालिटिक इलियस, इसका राइट आंसर है। पोस्ट ऑप में अगर पेशेंट का बावल साउंड एब्सेंट है तो वो कंसीडर किया जाता है पैरालिटिक इलियस, ओके। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हेन अ पेशेंट एक्सक्रिएट लेस देन 300 ml ऑफ यूरिन पर डे द कंडीशन इज़ कॉल्ड। अगर एक पेशेंट एक दिन में 300 ml से, ठीक है ना, 300 ml से कम यूरिन आउट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे उस टर्म को। पॉलीयूरिया, ओलिग्यूरिया, एनयूरिया, यूरेमिया, ठीक है। चारों टर्म आपको बता देती हूँ। जब पेशेंट पर डे 2000 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है वो कंसिडर किया जाता है पॉलीयूरिया, ठीक है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। ओलिग्यूरिया राइट आंसर है इसका। एनयूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, अगर पेशेंट का पर डे यूरिन आउटपुट 50 ml से कम है, ठीक है, 50 ml से कम यूरिन आउटपुट रहेगा पर डे का, तो उसे कंसीडर किया जाएगा एनयूरिया, ठीक है, एनयूरिया। और यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया जब यूरिन में यूरिक एसिड का एक्सेस लेवल हो जाता है BUN, ठीक है, BUN
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जब एक्सेस हो जाता है ब्लड में तो उसे बोला जाता है यूरेमिया। ठीक है, राइट आंसर, ठीक है, यूरेमिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ओलिगोरिया। ठीक है, 300 ml पर डे यूरिन आउटपुट, इट्स कॉल्ड ओलिगोरिया। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। पासिंग द ब्लड इन द यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओके, यूरेमिया, यूरेमिया when the BUN level exceed in the blood, it's called uremia. Hematuria, presence of blood in the urine. Okay, proteinuria, presence of protein in urine. Polyuria, excessive urine output more than 200 ml, it's called polyuria. तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है हिमैट्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, हिमैट्यूरिया, पासिंग ब्लड इन द यूरिन, इट्स कॉल्ड हिमैट्यूरिया। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, व्हाट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस? हाइड्रोनेफ्रोसिस इज डायलिटेशन ऑफ किडनीज, डायलिटेशन ऑफ किडनीज ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड रिटेंड ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर या फ्लूइड बोल सकते हैं हम यहाँ पे इस टर्म को। अगर वहाँ फ्लूइड का एक्सेसिव रिटेंड और एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे किडनी में डायलिटेशन होगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। स्लीपिंग पल्स रेट इज़ क्लासिकल इंक्रीज इन, जो स्लीपिंग पल्स रेट ये जो टर्म है ये याद रखना, ये स्लीपिंग पल्स रेट एक किसी कंडीशन का क्लासिकल साइन है जो कि इंक्रीज रहता है। किस कंडीशन में हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में स्लीपिंग पल्स रेट इंक्रीज रहता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म, जो इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर है, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा मैं देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लाज्मा सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ नंबर, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं चीफ रेगुलेटर हैं हमारे इम्यून मैकेनिज्म के। आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है बार्थोलिन ग्लैंड। दोस्तों आपको पता है ये बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आइए मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ उसका आंसर। राइट, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजीना। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वजीना। वजीना के दोनों बोथ साइड, ओपनिंग के पास बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पेयर्स में 1 पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन वजीना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे बोला गया है द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो सबसे थिकेस्ट लेयर है। अब आपको पता होगा यूट्रस की 3 लेयर होती है। ठीक है, सबसे पहले नंबर की है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 2 3, ये तीनों जो है ये यूट्रस की लेयर हैं। पेरीमेट्रियम पहली है, दूसरी बीच की है मायोमेट्रियम और तीसरी है एंडोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर मुझे आपको बताना होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मिडल लेयर है, बीच की लेयर है, सेकंड नंबर की, वो थिकेस्ट लेयर है यूट्रस की। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यहाँ पे पूछा गया है द कांस्टेंट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का कांस्टेंट फेज पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताती हूँ मैं आपको नॉलेज के लिए। आई डोंट नो जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम है या नहीं मालूम है, होप तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक वुमन में डिफरेंट है, किसी में 21 डेज़ की है, 27 डेज़, 28 डेज़, किसी में 40 डेज़ की है। ठीक है, कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, लेकिन मेंसेस प्रेजेंट, जिस दिन मेंसेस आते हैं उसका फर्स्ट डे जो होता है उससे 14 डेज़ पहले ही ओव्यूलेशन होता है हर एक वुमन में। ठीक है ना, ओव्यूलेशन जब भी हो, ठीक है, अगर 40 डेज़ की अगर मेंसेस होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें भी ओव्यूलेशन की 14 डेज़ बाद ही मेंसेस होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ल्यूटियल फेज़ है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूटियल फेज़ कांस्टेंट रहता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, चाहे किसी की साइकिल 25 की हो, 26 की हो, 30 की हो, 40 की हो या 35 की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ल्यूटियल फेज़ है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है 14 डेज़ का सब में। ठीक है,
पॉसिबल ही नहीं है किसी में 14 डेज़ का ल्यूटियल फेज़ ना हो, ठीक है। तो 14 डेज़ का ल्यूटियल फेज़ प्रेजेंट रहता है। अब ल्यूटियल फेज़ कई लोग पूछेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना। जब ओवम ग्रेफियन फॉलिकल से आउट होके मैच्योर होके निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जब होता है, ओव्यूलेशन होते ही वो फेज़ होता है ल्यूटियल फेज़, और ओव्यूलेशन होने के 14 डेज़ बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है, मेंसेस वुमन को आती है। फर्स्ट डे उसका प्रेजेंट होता है आफ्टर ओव्यूलेशन 14 डेज़, ठीक है। समझ आई? अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर आउट नहीं हुआ है कमेंट में पूछ लेना, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, 17 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है फर्न टेस्ट। ये जो टेस्ट है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना दोस्तों, गलती मत करना इसे स्किप करके। फर्न टेस्ट बहुत ही एक ऐसा पॉइंट है ये, जो कि हर एक बुक में आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद ही ये पॉइंट मिस हो जाता है हर बुक में, ठीक है ना। तो ये फर्न टेस्ट है, आप उसको लिख लेना। किस लिए यूज़ किया जाता है? मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड प्रेगनेंसी। तो आपको बता दूं, फर्न टेस्ट ओव्यूलेशन को असेस करने के लिए किया जाता है। जो म्यूकस होता है वेजिना में प्रेजेंट, उसमें जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें फर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोप में, इस वजह से इसको बोला जाता है फर्न टेस्ट, ओके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है वो क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड एक नेचुरल है, ठीक है। इसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल कोई भी बैरियर यूज़ नहीं किया जाता है, ये नेचुरल मेथड है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, आपको मैं बता दूँ, मेरी जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है जो मैंने पिछली क्लास में दी थी, उसमें मैंने प्रोजेस्टेरोन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया था। आज देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया है द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का चीफ सोर्स पूछा गया है कि प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है या सिक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ओवरी, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला एंड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब कॉर्पस ल्यूटियम है ल्यूटियल फेज़ में आता है तो वो प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ही चीफ साइट है प्रोजेस्टेरोन के प्रोड्यूस होने की। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है द ड्रग ऑफ चॉइस। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए 100% मार्क कर लेना, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिए मैं सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछली बार ये जो क्वेश्चन है ये एक बार एम्स में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन एम्स में भी पूछा गया है, ये ESI में भी पूछा गया, आप चाहे चेक कर लेना दोस्तों, ESI में भी पूछा गया है 2016 में, आप चेक कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे पूछा गया है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है क्लोमिफिन। क्लोमिफिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, ओके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, वल्सेलम फोर्सेप इज़ यूज्ड। वल्सेलम फोर्सेप इज़ यूज्ड टू ग्रास्प। जो वल्सेलम फोर्सेप है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू ग्रास्पिंग दी, 4 ऑप्शन है, पोस्टीरियर वेजिनल, एंटीरियर वेजिनल, फेलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स, ओके। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सर्विक्स का राइट आंसर है। वल्सेलम जो ये है यूज़ किया जाता है सर्वाइकल सर्विक्स को होल्ड करने के लिए, ओके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। गर्ल्स में जो प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन है, तो उसमें जो राइट आंसर है वो है थेलारके। थेलारके, ठीक है, सबसे पहले आता है थेलारके, ठीक है, उसके बाद आता है प्यूबारके, फिर 3rd नंबर में आता है मेनारके। थेलारके मतलब विजिबली प्रेजेंस ऑफ निपल बर्ड्स, ठीक है। जब निपल बर्ड्स ग्रो होने लग जाती है, मैच्योर होने लग जाती है, तो उसे बोलते हैं थेलारके, जो कि पहला इवेंट होता है प्यूबर्टी का, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड है प्यूबारके, जब प्यूबिक बोन्स प्यूबिक एरिया में, ठीक है, और हमारे जो ये आर्म पिट्स होते हैं उस एरिया में जब हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करने, तो उस इवेंट को बोलते हैं प्यूबारके, जो कि सेकंड इवेंट है।
थर्ड इवेंट जो है प्यूबर्टी का साइन, जिसे बोलते हैं मेनार्के। ठीक है, मेनार्के जो है वुमेंस में, गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं मेनार्के। तो ये इवेंट था जो है, इसका राइट आंसर था थैलारके था। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को किस रूट से प्रेफर्ड किया जाता है? ठीक है, किस इंसुलिन को किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आई थिंक जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबको इसका आंसर अच्छे से मालूम है, सबने इंसुलिन दिया होगा अपने नर्सिंग के लाइफ में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है सबक्यूटेनियस। इंसुलिन सबक्यूटेनियस दिया जाता है, और जो मोस्ट एब्जॉर्बेबल साइट है अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बताना अराउंड द अम्बलाइकस। अराउंड द अम्बलाइकस इस इंजेक्शन को दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल दैट कैन बी पैल्पेटेड। वो जो मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल है जो कि पैल्पेट कर सकते हैं, बॉडी की सबसे डिस्टल, सबसे नीचे लास्ट जो है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आपको जो बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, डोर्सलिस पैडिस आर्टरी। ओके, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25। सीरम अमाइलेज लेवल, सीरम अमाइलेज की पूछा गया है यहाँ पर। जो सीरम अमाइलेज लेवल है वो असेस किया जाता है किसके डैमेज में? ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज जब डैमेज होता है तो सीरम अमाइलेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है सीरम अमाइलेज का असेसमेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पे। वीडियो को देखने के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगले दिन मैं फिर से नई सीरीज़ लेकर आऊँगी, स्पेशल क्लास 5। तो अलविदा दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय। कल मिलते हैं दोस्तों इसी समय पे।